तो आज हम लोग क्लास 10th का 7वां अध्याय का जो बेसिक है, यानी उसका जो मुख्य बात है वो कार्तीय तल पर निर्भर करता है। तो आज हम लोग समझेंगे ये कार्तीय तल क्या होता है, कार्तीय तल में हम किसी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, कार्तीय तल को देख करके हम दिया हुआ बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, कार्तीय तल में जो भी भाग है उसका क्या नाम है, और जो भी वगैरह वगैरह बात है, सारे चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे। इसमें ये जो बातें हैं यह क्लास 10th का जो 7वां अध्याय है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगा 7वां अध्याय पढ़ने के लिए। इसलिए कार्तीय तल को बढ़िया से हम लोग को पढ़ना है। ये रहा कार्तीय तल, ये एक हो गया आपका, यह है खड़ी रेखा, यह है पड़ी रेखा। हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, इसको कहते हैं खड़ी रेखा, इसको बोलते हैं पड़ी रेखा, ठीक है। यह सुतल रेखा, यह उठल रेखा। इसको किताबी भाषा में इसका जो नाम है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और इसको कहते हैं वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष का और नाम है, इसका नाम है भुज, इसका नाम है कोटि, इसका नाम है भुज। एक्स अक्ष का जो नाम है वह है भुज और वाई अक्ष का जो नाम है वो है कोटि। ये एक संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं, और वह संख्या रेखा ये जो जीरो है, जीरो से जब हम दाहिने साइड में जाते हैं तो हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ता है, और उसके बाएं तरफ जो आते हैं हम लोग -1 -2 -3 -4 इस तरह करके हम लोग लाते हैं। तो और ये जो कोटि है, इस कोटि में फिर यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आगे जाएगा, जब नीचे लाएंगे तो माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से एक कार्तीय तल बन गया। कार्तीय तल का जो ये रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसको हम लोग भुज बोलते हैं, और ये जो खड़ी रेखा है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, जिसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। अब इसमें देखिए 4 भाग हैं, 4 भाग हैं, चारों भाग का नाम है। पहला का नाम है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरे का नाम है द्वितीय चतुर्थांश, इसका है तृतीय चतुर्थांश, इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चारों का नाम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको कहता है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु, मूल बिंदु। जिस बिंदु पर दोनों यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये जो है, अब इसमें अगर हम कोई बिंदु दर्शाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हम कोई बिंदु यहाँ पर ले लिए, कोई बिंदु हम यहाँ पर ले लिए, लिख दिए ए, तो इस बिंदु का स्थिति बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा। कोई पूछेगा ये बिंदु कहाँ है, बिंदु ए कहाँ है, तो हम सबसे पहले बिंदु ए से एक्स अक्ष की ओर आएंगे। बिंदु ए से एक्स अक्ष की ओर आएंगे तो देखिए 5 पर आ रहे हैं। इसके बाद बिंदु ए से हम वाई अक्ष की ओर जाएंगे, 4 पर आ रहे हैं। यानी बिंदु ए जो है, बिंदु ए का जो निर्देशांक है, जो बिंदु ए का स्थिति है वो 5 4 है। पहले एक्स का बताना है फिर वाई का बताना है।
पहले x का बोलेंगे 5, फिर y का बोलेंगे 4, यानी 5 4। जब बिंदु जो हो गया, बिंदु ए का जो स्थिति है, बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो है 5 और 4। बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक जो है वो 5 4 हुआ, 5 4। बिंदु ए का निर्देशांक 5 4, इसको 4 5 नहीं कह सकते हैं, 4 और 5 नहीं कह सकते हैं, 5 और 4, 4 5 नहीं। हमेशा x अक्ष का जो मान है वो पहले रखा जाता है, फिर y अक्ष का मान जो है वो बाद में रखा जाता है। x अक्ष का मान को हम लोग x निर्देशांक भी कहते हैं और y अक्ष का जो मान है उसका y निर्देशांक कहते हैं। कोई कहेगा कि a का x निर्देशांक कितना है, a का x निर्देशांक कितना है, तो आप कहेंगे कि 5 है। a का y निर्देशांक कितना है, तो 4 है। देखिए कितना प्रश्न बन रहा है यहाँ। बिंदु ए का x निर्देशांक कितना है, तो आपका हो जाएगा 5। और यही बिंदु ए का ही आप y निर्देशांक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4। बिंदु ए का x निर्देशांक जो है वो 5 होगा, बिंदु ए का जो y निर्देशांक है वो 4 होगा। फिर इसी बिंदु से फिर और प्रश्न बनेगा, अगर कहेगा a का कोटि क्या है, a का कोटि क्या है या a का भुज क्या है, तो जो x निर्देशांक है वही उसका भुज है और जो y निर्देशांक है वही उसका कोटि है। देखिए जो बिंदु a का x निर्देशांक है वही उसका कोटि भी है, उसका भुज भी है, और जो a का y निर्देशांक है वही उसका कोटि है। तो कोई पूछेगा कि बिंदु ए का भुज, तो भुज बोलेगा तो आप लिखेंगे बिंदु ए का भुज यानी 5, और बिंदु ए का कोटि बोलेगा तो आप लिख देंगे 4। देखिए भुज बोलेगा, कोटि बोलेगा या फिर x निर्देशांक y निर्देशांक, तो जो x निर्देशांक बोलेगा वही है भुज, जो y निर्देशांक बोलेगा वही है कोटि। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। अब बात रहा कि जिस तरह हम इस बिंदु का हम बात किए कि इसका x निर्देशांक क्या होगा, इसका y निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। जब निर्देशांक बोलेगा तो x अक्ष का और y अक्ष का दोनों का लिख देना है, और सिर्फ अगर भुज बोलेगा तो अलग, कोटि बोलेगा तो अलग, लेकिन जब निर्देशांक बोलेगा सिर्फ तो दोनों लिख देना है। इसी प्रकार हम कहीं भी और बिंदु ले लेंगे। मान लिया जाए यहाँ एक बिंदु लिए, एक बिंदु ले लिया यहाँ बिंदु B। अब इस बिंदु का अगर बात करेंगे कि इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है, तो x निर्देशांक आपका -3 है। कहेगा भुज कितना है, तो x निर्देशांक को ही तो भुज कहते हैं, तो x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं, यानी भुज भी हो गया -3, x निर्देशांक भी हो गया -3। कहेगा कोटि क्या है, कोटि हो गया आपका 8, कोटि इधर जाना है, कोटि बोलेगा कोटि की ओर जाना है, भुज बोलेगा भुज की ओर आना है। y निर्देशांक बोलेगा तो y की ओर जाना है, x निर्देशांक बोलेगा तो x की ओर आना है। कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से हमारा हो जाएगा कि कोई भी बिंदु दर्शाया हुआ रहेगा उसका हम लोग आराम से निर्देशांक अब निकाल सकते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, -3 और 8 होगा, -3 और 8 होगा। अगर कोई बिंदु हम यहाँ दर्शा दिए, कोई बिंदु हम यहाँ दर्शा दिए, बोलेंगे इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो आप सबसे पहले जाएंगे किधर, मान लीजिए बिंदु C बोले, तो आप सबसे पहले जाएंगे x अक्ष की ओर, तो वहाँ है -3, फिर जाएंगे y अक्ष की ओर, वहाँ भी -3, यानी -3 अगर इस चतुर्थांश में कोई बिंदु रहेगा, जैसे कि मान लिया कोई बिंदु यहाँ लिख दिए हम, कोई बिंदु यहाँ लिख दिए, मान लिया बिंदु D लिख दिए, इसका निर्देशांक कितना होगा,
तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो 4 होगा और इधर आइए तो आपका -2 हो जाएगा। ये हो गया इस बिंदु का निर्देशांक। अब ध्यान दें, जब प्रथम चतुर्थांश में बिंदु ए लिए हैं तो इसका 5 और 4 हुआ है। देखिए दोनों में जो है वो प्लस प्लस है, 5 में भी प्लस है, 4 में भी प्लस है, दोनों का चिन्ह जो है प्लस है। इसमें देखिए पहले वाला का माइनस है, दूसरे वाला का प्लस है, इसमें दोनों का माइनस है, इसमें पहला वाला का प्लस है, दूसरे वाला का माइनस है। यानी शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश जो है इसका चिन्ह होगा वह प्लस प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश जो है इसका चिन्ह जो होगा वह माइनस प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश जो है इसका जो होगा वो माइनस माइनस होगा, चतुर्थ चतुर्थांश जो है उसका प्लस माइनस होगा। अब कहीं अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि मान लिया जाए आपको एक बिंदु दे दिया गया, बिंदु ई 5 - 2, अब बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। कोई पूछेगा कि ये बिंदु जो है वो किस चतुर्थांश में है, आप क्या बोलेंगे? आपको कार्तीय तल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सारा चीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ देखें ये पहला वाला में प्लस, दूसरा वाला में माइनस है, तो पहला वाला में प्लस, दूसरा वाला माइनस है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में ये आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। पहला वाला में प्लस, दूसरे वाला में माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस। इसके बाद और कोई बिंदु ले लेंगे, मान लिया एफ ले लिए, -5 -3। अगर -5 और -3 ले लिए तो आप देखिए कि -5 और -3 जो है दोनों में माइनस है। देखिए दोनों निर्देशांक में माइनस है, दोनों माइनस कहाँ है? चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं, तीर्थ चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस है, यानी ये बिंदु जो होगा वह तीसरे चतुर्थांश में होगा। फिर से कोई बिंदु ले लिए, अगर मान लिया बिंदु जी ले लिए, जी में है 5 -5 और 4, ये बिंदु कहाँ होगा? आपको कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं है, पूछेंगे यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। इसमें जरा सा भी दिक्कत की बात नहीं है, पहला वाला में माइनस है, दूसरे वाला में प्लस है। अब माइनस और प्लस देखिए कहाँ पर है, माइनस और प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में यह बिंदु होगा, यानी कार्तीय तल बनाने की जरूरत नहीं है। जब देगा बिंदु, पूछेगा किस चतुर्थांश में है, कहाँ पर है, तो हम आराम से सिर्फ चिन्ह देख करके हम बता सकते हैं ये कहाँ होगा। अब अगर कोई पूछ दे कि बिंदु H 0,5 ये कहाँ होगा, 0,5 कहाँ होगा? तो x अक्ष का 0, y अक्ष का 5, यानी यहाँ होगा 0, यानी x अक्ष में कहीं जाना नहीं है, 0 पर रहना है, y अक्ष की ओर 5 घर जाना है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा। ये बिंदु जो होगा वो H होगा। अगर कोई बिंदु दे दे I, बिंदु I 0 -5, तो कहाँ होगा? 0 यहाँ पर है x अक्ष का और y में जाना है -5, यानी ये बिंदु होगा, यानी बिंदु I यहाँ पर होगा। देखिए जब शुरू में 0 दिए तो हमारा जो बिंदु आया वो y अक्ष पर आया। अगर हम बाद में 0 देते हैं, बिंदु J, अगर -5 और 0 लेते हैं तो कहाँ जाएगा? -5 यानी x अक्ष का -5, y अक्ष का 0, यानी आ जाएगा आपका यहाँ, ये बिंदु J है। यानी जब बाद में 0 देते हैं तो हमारा x अक्ष में आता है, अब पहले 0 देते हैं तो y अक्ष में आता है। तो हम आप याद रखें कि जब भी x अक्ष में कोई बिंदु रहेगा तो x अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो x 0 होगा, x और 0 होगा, और y अक्ष का जो निर्देशांक होगा वह 0 और y होगा। ये बात बहुत काम का है, इसको याद रखना है। हाँ, बात रहा मूल बिंदु का। ये मूल बिंदु देखिए x का भी 0, y का भी 0, ये दोनों तरफ से 0 है, यानी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह 0 होगा। ये रहा कार्तीय तल। इस कार्तीय तल को समझ लेने के बाद क्लास 10th का जो 7वां अध्याय है वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा और अच्छी तरह से हम बना सकते हैं उसमें।
उसमें दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से वो रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छी तरीक़ा से इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, मान लिया कहेगा कि बिंदु x, बिंदु P 5 - 7 कहाँ पर है, तो हम आराम से इस बिंदु को दर्शा सकते हैं। आराम से कोई भी बिंदु दिया हुआ रहेगा उसको हम आराम से दर्शा सकते हैं। तो इस कार्यतल को बढ़िया से बनाना है और एक एक चीज़ को कि x अक्ष कहाँ होता है, y अक्ष कहाँ होता है, x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके निर्देशांक को कैसे हम लोग दिखाते हैं, x निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है, कोटि भुज, जितना भी प्रश्न बनेगा इससे, ये सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हम लोग हल करेंगे ताकि क्लास 10th का जो 7.1, 7.2 और 7.3 है वो हमें बनाने में आसानी होगी।